में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद ये तय पाया कि 6 जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और फैसला हो गया है। अगले 3 से 4 दिन में ये कमीशन नोटिफाई हो जाएगा। और हमें आज़म तारड़ साहब ने ये बताया, आज़म अजीज़ तारड़ साहब ने, कि फ़ैसला हुआ है कि अच्छी साख वाले एक गैर जानिबदार जज जो हैं उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि अदलिया की साख पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और अदलिया की साख मजरूह नहीं होने दी जाएगी। इस आज़म के साथ ये बनाया जा रहा है कमीशन, लेकिन इसके TORs क्या होंगे ये अभी हमारे इल्म में नहीं है और अगले शायद 2 से 3 दिन में ये फाइनल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास कल भी हुआ है, आज भी हुआ है, लेकिन उसमें क्या हुआ इसका कोई एलामिया हमारे सामने अब तक नहीं आ सका। इन चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस जो समझती थी कि इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और इसकी छानबीन होनी चाहिए, क्या वो मुतमईन है इस कमीशन से जिसका भी ढांचा तो हमारे सामने नहीं आया, TORs भी सामने नहीं आए, लेकिन बहरहाल कमीशन का ऐलान तो हो गया है, या इसके अलावा कोई और तरीका होना चाहिए था। यह भी बहस हो रही है कि क्या जजेस ने मिसकंडक्ट तो नहीं के मुर्तकब तो नहीं हुए हैं ये ख़त लिखकर, और क्या उन्होंने ये ख़त ठीक लिखा या नहीं, आईनी और कानूनी तौर पर उनका यह अमल दुरुस्त था या नहीं, यह बहस भी हो रही है। क्या ये भी मामला जा सकता है कमीशन के पास, TORs क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद राना साहब, आपको वेलकम करते हैं। सायरा बानो साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सायरा साहब, खुशामदीद। और शैला रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगी। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, हम कोशिश करेंगे तैमूर झगड़ा साहब भी हमें जल्द ज्वाइन कर लें। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको सुनाना चाहता हूं कि कमीशन के बनाने का ऐलान आज़म तारड़ साहब ने किन अल्फाज में किया था, सुनिए। वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। इस हवाले से उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। ये तय पाया कि कल काबीना का इजलास है, कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है, तो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट मुरतब करे वो कमीशन जिसको बनाने का फैसला आज किया गया है। सायरा बानो साहबा, कैसे देख रही हैं आप इस इकदाम को हुकूमत की जानिब से जो उठाया गया? अस्सलाम वालेकुम। कोई एक दिन भी ऐसा सुकून से ना गुजरे कि जब कोई ना कोई मामला आंखों नजरों के सामने से ना गुजरे। ये मामला तो बहुत गंभीर है और ये जो हुकूमती इक़दाम को मैं ये समझती हूँ कि उनको पता है कि ये मामला इतना बड़ा है कि ना चाहते हुए भी इस मामले को दबाया नहीं जा सकता, तो खुद ही कमेटी का इसका कमीशन का ऐलान कर दिया जाए। और उसके बाद आपने कहा कि उसमें कोई अच्छी साख वाले, मतलब कोई रिटायर्ड जज लगा देंगे कि आप इस कमीशन की तहकीक करें। सही है, आप कह रही हैं कि इससे नतीजा नहीं निकलेगा, मगर एक मुतालबा बैरिस्टर गौहर साहब ने भी किया है। बैरिस्टर गौहर साहब ये समझते हैं कि ओपन कोर्ट हेयरिंग होनी चाहिए, जो अब सायरा बानो साहब कह रही हैं। तो जरा सुनिए बैरिस्टर गौहर साहब। अच्छा चलें, अभी हम कुछ देर में आपको सुनवाते हैं, लेकिन शहरा साहबा आप क्या समझती हैं कि ये बेहतर तरीका है जो जिसका इंतखाब हुकूमत ने किया है, या वो बेहतर तरीका है जो तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि ओपन हेयरिंग हो और कोर्ट के अंदर हो? अच्छा देखें, पाकिस्तान में जजेस के ऊपर दबाव की तारीख कोई अच्छी नहीं है और जजेस को हर दौर में पीपल्स पार्टी को छोड़ दें और बस हल्के बल्कि अब मैं नाम नहीं लेती, ज़्यादातर अदवार में जजेस दबाव में ही रहे हैं और यहाँ तक कि इस हद तक दबाव में रहे कि ऐसा फ़ैसला सुनाया जिसको 44 साल तक वो नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला। फिर जजेस की आवाज़ें तक जो फ़ोन टेप हमारे नज़रों में गुजरे जस्टिस क़य्यूम से लेके, और फिर हमने ये भी देखा कि जजेस के ऊपर और तो और उनकी फैमिलीज़ के भी दबाव रहे, किसी की सास की आवाज़, किसी की बीवी की आवाज़, कोई सरखरू करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। तो एक हिस्ट्री तो है, लेकिन बात यही है कि या तो चीफ जस्टिस खुद नोटिस लेते
या हुकूमत जो भी होती वो यही करती। अब ये कहना कि ये यूँ नहीं होगा, ये स्पेकुलेशंस में मैं नहीं जाना चाहती। मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म ने एक बेहतरीन कदम उठाया है और एक जजेस अगर वक्त पे बोल पड़े तो उनका अपना सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बाद में बोलने से बेहतर है, बाद में बात करने से बेहतर है। तो लेट्स सी कि अब इसको मज़ीद किस तरह से आगे जाना है। तो सारे रास्ते तो खुले हुए हैं, चाहे चीफ जस्टिस का हो, चाहे ओपन कोर्ट का हो, और वो अपने तौर पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए। तो ये अच्छा इक़दाम है कि अच्छा कदम है कि प्राइम मिनिस्टर जाके मिले। सही है, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा कदम है। लेकिन राना साहब उस मुतालबे में क्या जान नहीं है जो वैसे गौर साहब कर रहे हैं, तरीके इंसाफ कर रही है, वो भी तो एक रास्ता हो सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असद, सबसे पहले तो हमें एक कंपैरिजन करना चाहिए कि जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने इस नौयत के इल्ज़ामात लगाए थे तो उनको तो नौकरी से निकाल दिया गया था। आप छोड़ें इन्वेस्टिगेशन को, तो छोड़ें, कोई कमीशन को छोड़ें, कोई सुओ मोटो को छोड़ें, उनको तो उन्होंने उठाया और नौकरी से निकाल दिया कि ये बंदा जो है इसको फारिग करो, इसकी ज़ुबान बंद करो और इसकी कहानी बंद करो, इसकी नौकरी बंद करो। तो आज आपको क्या नज़र आया? देखें, आज उस नौयत के इल्ज़ाम लगे तो वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको सर्टन किया जाएगा और ये हक है और ये होना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है। तो वो इम्पोर्टेंस क्या दे रहे हैं कि ये बड़ा लाजिम है। तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ गया कि पहले जो दौरे हुकूमत, जो आज ये सारी अभी जो बातें सायरा बानो साहबा ने की और PTI का भी जो मौक़िफ़ है या गौहर साहब का भी मौक़िफ़ है, तो उनका पहले क्या मौक़िफ़ था? इस चीज़ से कता नज़र कि इनमें से किसी जज ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक़ में कोई बात नहीं की। सही है, इन्होंने खामोशी और चुप इख्तियार की और इस चीज़ से कता नज़र के बड़े सारे लोगों का ख्याल है कि बड़ी रिलीफ PTI को मिलती रही और अब क्योंकि ये जो है मिलिट्री कोर्ट का भी फैसला आने लगा है तो ये शायद कोई एक जो है एक प्रेशर बनाया जा रहा है। सब चीज़ें ये जो मौक़िफ़ जो तज्ज़िये चल रहे हैं कि ये इसके पीछे एक पॉलिटिकल मूव हो सकती है, उसको बिला नज़र हुकूमत का क्या रद्द अमल है कि हुकूमत समझती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा अमल है। तो देखें, अब इससे आप इसको कहें कि हम नहीं मानते, हम इसको रद्द कर देते हैं, ये तो देखें मैं ना मानूं वाली बात है ना। क्योंकि देखें, ये इस वक्त जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनका मामला था। उन्होंने पहले अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर मुलाकात की, फिर उन्होंने उस वक्त के जो सीनियर प्योनर जज थे उनसे मुलाकात की, काजी फैसल साहब बाद में चीफ जस्टिस बन गए, अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख रहे हैं, यानी वो ये सारा मामला अपने ही प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो एक तरह से इस मामले से बाहर हैं, उन्होंने जाकर क्यों इस पर पूरी फौरन टेक ओवर किया? ये वज़ीर आज़म की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात है ना। और लेकिन ये अदलिया के डोमेन नहीं, एक मिनट, मैं लेट मी पुट माय, ये हुकूमत की बात है ना। हुकूमत के अंदर अफवाज पाकिस्तान भी हुकूमत का हिस्सा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हुकूमत का हिस्सा है, तो ये हुकूमत का मामला है। देखें, बात यह कि जो आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका मैंडेट तो जुडिशरी के ऊपर जो है इंक्वायरी करना है और जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो चीज़ों को लेके जाना है। अगर मिसाल के तौर पे ये जो एलिगेशन है ये साबित नहीं हो पाती, कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया जाता और फिर वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट की तरफ भी जा सकता है, फिर शायद ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए। मैं आपको सिर्फ एक मौक़िफ़ रख रहा हूं आपके सामने। तो कहने का मतलब ये कि हुकूमत के पास जो तरीका था वो हुकूमत ने इख्तियार किया, बर वक्त किया, चीफ जस्टिस साहब से मिले वो जाके और भी इश्यूज उन्होंने डिस्कस किए और हुकूमत ने बगैर वक्त ज़ाया किए हुए उन्होंने एक रास्ता आगे का लाएमल जो है वो रख दिया। मैं समझता हूं इससे बड़ा एफिशिएंटली डन। इस पर अब दो चीजें, एक तो शौकत सिद्दीकी वाली बात मैं तैमूर झगड़ा साहब के सामने रखता हूं। तैमूर झगड़ा साहब, एक तो बताइए कि मुतमईन है वज़ीर आज़म के इस कदम से जो आज फौरी तौर पर उठाया गया है, जैसे राना साहब कह रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब, कि फौरी तौर पर इस पर कदम उठाया गया, कोई सोच विचार नहीं की गई बल्कि कमीशन बनाने का फैसला किया गया है ताकि अदलिया की साख पर कोई समझौता ना हो सके वर्सेस शौकत से। तो आप बताइए कि यही कुछ शौकत सिद्दीकी साहब के जब तरफ से शिकायत आई थी तो आपने इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया था? उनको नौकरी से निकाल दिया ना। हाँ, उल्टा नौकरी से निकाल दिया। जी, दो बातें। पहली बात तो ये कि कोई मुतमईन है या नहीं, आप सिर्फ सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख लें और उन लोगों का देख लें जो PTI की तनकीद करते थे। तो मेरी बात या राना अफजल की बात तो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगी ना।
आप मोइज़ जाफरी साहब की बात देख लें, आप रीमा उमर की बात देख लें, आप मतियुल्लाह जान का भी ट्वीट आया है वो देख लें, आप अपने कॉलीग्स के देख लें। देखिए, लेट्स नॉट पुट वुल ओवर एनीवन्स आइज, क्योंकि ये जो वन मैन कमीशन है रिटायर्ड जज का, ये वही है। एंड आई एम सॉरी, मैं बार बार कहता हूं, दूसरी जो मैं बात कह रहा था कि जो वॉट अबाउटरी होगा, ये वॉट अबाउटरी आगे इनको भी ले डूबेगा। अगर जो ये कहते हैं, जो ये तारीख की सारी दास्तानें सुनाते हैं ये सच है, सबसे बड़ा स्टैंड इनको लेना चाहिए, नहीं लेते। यहां पे किसी एक जज ने इल्जाम नहीं लगाया, यहां पे हाई कोर्ट के 9 में से 6 या 7 जजों ने जो है वो पूरा एक डिटेल्ड जो है वो खत लिखा है, जिसमें कोई कह भी नहीं सकता कि कोई बात पॉलिटिकल लिखी हो। में ऐसे जजेस भी हैं जिनकी ऑन द रिकॉर्ड पीटीआई ने मुखालफत की थी कि वो जजेस ना बने, लेकिन उससे भी ये साबित जरूर होता है कि हमें इंडिपेंडेंट लोग चाहिए। अब एक वक्त आ गया है, बाकी पूरे मुल्क में हर किसी ने ये चॉइस करनी है कि हम यहां पे एक निजाम चाहते हैं और वहां पे एक मुल्क में जितने भी इदारे होते हैं उनको चलना देखना चाहते हैं, या ये आई वॉश देखना चाहते हैं कि जिस एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम है, क्योंकि जो बातें थी सारी पिछले 2 सालों की है ना, जिसमें इलेक्शन से पहले भी इनकी हुकूमत थी, केयरटेकर हुकूमत भी इनकी थी, जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो एग्जीक्यूटिव में इन्हीं का हिस्सा बन गए, और अभी भी इनकी हुकूमत है। तो ये अपने जज जूरी एग्जीक्यूशनर होंगे, एंड आई एम सॉरी टू से थोड़ा, लेकिन झगड़ा साहब जो ये खत है ना 6 जजेस का, उसके पहले 5 पैराग्राफ आप पढ़े हैं तो वो शौकत सिद्दीकी साहब से मुतल्लिक हैं, जैसे शौकत सिद्दीकी से। तो आपसे सवाल यही है कि उस जमाने में आपने फिर क्यों उस पर अमल नहीं किया? अगर एक फुल कोर्ट बैठ जाए और ये सारा कुछ देख ले तो ये भी पता चल जाएगा कि हमने अमल नहीं किया। उस वक्त तो इन्हीं कुव्वतों का प्रेशर था जो ये लोग कहते हैं कि है। ठीक है, मसले को हल करें ना। रिटायर्ड जजेस की कमीशंस की तो बल्कि उनसे बड़े पावरफुल कमीशंस जो है वो रहे हैं, जिनकी कभी या तो जो है वो फाइंडिंग सामने नहीं आई, अगर आई है तो कोई एविडेंस नहीं हुई। लेकिन हम बार बार हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करना है। ऐसे नहीं ठीक होगा पाकिस्तान। 6-7 जजेस ने जितनी बहादुरी दिखाई है कि शायद वो इतनी खुली बात करें असद के, ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और आपने ये इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीटीआई को फेवर करें, उन्होंने उस शौकत सिद्दीकी की भी बात की जो कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने शायद इनकी भी तनकीद की है। फिर बाद में गिला ना करें कि मुल्क चलता नहीं है अगर ऐसे जो है वो इकदाम ले। शहलाज़ादा साहब, ये 2-3 चीजों पर शायद अभी डिस्कशन हो रही है। एक तो ये कि क्या इन जजेस ने सही आईनी कदम उठाया, ये खत लिखकर वो लिख भी सकते थे या नहीं लिख सकते थे, और दूसरा ये कि उनके जो इल्जामात हैं क्या उनको इसके सबूत भी मुहैया करने हैं या नहीं करने। तो आपके ख्याल में ये सही बहस है या ये सही बहस है कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जज के बारे में तसव्वुर तो ये किया जा रहा है क्योंकि वो पै दर पे वाकयात बता रहे हैं कि वो ठीक कह रहे होंगे, तो आगे बढ़ने के लिए किस किस्म के टीओआर्स बनाना होंगे फिर? है जो हुकूमत की साइड से था, सबसे बड़ी जो है वज़ीर आज़म का जो जाना है, हुकूमत ने अपना काम कर लिया। अब मामला सारा अदालत के पास है कि वो इसको किस तरह करती है, उनसे क्या सबूत मांगती है, उनके इस कदम को सही कहती है नहीं कहती। लेकिन असल बात यह है जो मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो वक्त नहीं है कि जजेस को मुल्क से बाहर जाकर रोना पड़े, सज़ा देने के बाद रोना पड़े, 5 साल बाद 8 साल बाद फैसले सही करने पड़े। तो हमें इसको खुशाइन देखना चाहिए कि अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं वो कि हम पे दबाव है, तो बाकी मामलात भी हल हो जाएंगे। जो उनको कानूनी ज़रिया मिलना होगा वो हो जाएगा, जो डायरेक्टिव्स मिलने होंगी कि आपको ख़त नहीं लिखना था या आपको इसका सबूत देना है, तो ये सब हो जाएगा। असल बात यह है कि आवाज़ उठाई गई। सही, असल बात यह है कि आवाज़ उठाई गई। सही है, और उसके बिल्कुल ठीक है। चलें, मैं बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आपको सुनवाना चाह रहा था, ज़रा आप वो रेडी है, सुनवा देता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब क्या क्या मुतालबा कर रहे हैं। उनका मुतालबा भी सुन लीजिए ज़रा, उस पर भी देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। एक जज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान
उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो। बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि ओपन कोर्ट हेयरिंग होनी चाहिए और फुल कोर्ट होनी चाहिए, या जितने भी जजेस पर मुश्तमिल हो, और फिर वहां पर ये मामला जो है वो ज़ेर समात आना चाहिए, ना कि कमीशन बना दिया जाए। कमीशन पर शायद एतमाद इसलिए भी नहीं हो पा रहा पीटीआई की तरफ से क्योंकि माजी में बहुत सारे कमीशन बने हैं और बाज़ कमीशन ऐसे भी रहे हैं जिसकी रिपोर्ट बहुत तवील मुद्दत तक नहीं आई, और अगर बन गई तो मंजर आम पर नहीं है, और बाज़ कमीशन तो ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाने के लिए अगेन अदालत के पास जाना पड़ा कि अदालत जो है वो इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाए या पब्लिश करने का हुक्म दे। तो इस तरह की चीज़ें माजी में होती रही हैं। कौन सा सही रास्ता है? सायरा बानो साहिबा, मैं अभी ये बात भी कर रहा था कि इस चीज़ पर भी डिस्कशन हो रही है। मसलन आज आजम तारड़ साहब ने यह भी कहा कि हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है या नहीं आता, या अदलिया फैसला करे। यानी इन पहलुओं पर भी सोचा जा रहा है कि ये मिसकंडक्ट तो नहीं कर दिया 6 जजेस ने खत लिख के। अगर किसी ने हिम्मत कर ही ली है, अगर कोई खड़ा हो ही गया, उससे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी थे, उस वक्त सब कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब अगर कोई ऐसी बात तो हुई होगी ना कि जो 6 जजेस खड़े हो गए। अगर हम अपनी तारीख देख लें, जैसे शहना साहिबा ने कहा कि 44 साल बाद, मतलब मुल्क के वजीर आजम भुट्टो शहीद साहब को फांसी देने के बाद आप बड़ी मासूम शक्ल बना के कह रहे कि वो अदालती कत्ल था। वो अदालती कत्ल कैसे था? मतलब कि आप गवर्नमेंट के दबाव में थे, किसके दबाव में थे? तो आप मौलवी तमीजुद्दीन और वो बाकी जो केसेस हैं वो मुझे आप उनको भी देख लें कि जिस वक्त वो था कि भाई ये मुदाखलत के खिलाफ था, माशाल्लाह के खिलाफ था, तो नजरिया जरूरत और खुदा जाने क्या क्या हम लोगों ने बीच में से सुकुम और चीजें निकाल ली थी। अभी बाकायदा पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और ये हम सियासतदानों के पास, जो सियासतदान हैं उनके पास खुदा पाक ने आपको मौका दिया है, इस मौके को आप लोग अवेल करें, और जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो जजेस को देने चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये कितना अच्छा डायलॉग बोला है सायरा बानो साहिबा ने। काश के ये बोलती जब शौकत सिद्दीकी के मामले के ऊपर 4-5 साल गुजरे तो तब इनको ये बात याद आती, लेकिन इनको तब बात याद आई है जब इनको लगता है कि इनके कोई फेवर होने लगा है या इनका कोई मौक़िफ़ या एक जमात के लिए कोई बेहतरी होने लगी है, तो तब इनको ये डायलॉग नहीं मैं कह रहा हूँ कि अच्छा डायलॉग बोला है आपने, लेकिन पहले नहीं बोला तो, लेकिन देर से बोला है, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है, ठीक है। असेंबली में मैं वाहिद थी कि जिस वक्त राना साहब कुरान पाक लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, तो उनके सच्चे होने की गवाही पे मैं खड़ी हुई थी पूरी असेंबली में। मैं उस वक्त हुकूमती बेंचेस के जुमले में बड़े। देखें अब इधर एक और पॉइंट है, अगर सायरा बानो साहिबा मुझे इजाजत दें। देखें बात ये कि ये हमें कहते हैं कि इलेक्शन धांधली उस पर कमीशन बनाए, तो वो उस पर भी अगर हम कमीशन बना देंगे उसको भी ये रद्द कर देंगे। तो देखें हुकूमत जो इकदाम लेगी बेहतरी की तरफ, नहीं वो ऑपोजिशन का काम है कि इसको वो रद्द कर। उस पर तो कमीशन बनाने का वो खुद मुतालबा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो देखें जब कोई प्रॉब्लम आती है तो यही बात है ना, हुकूमत कमीशन बना देती है। अब यहाँ एक इशू आया, हुकूमत ने कमीशन बना दिया और अब उसे मान नहीं रहे, और उस पर मान नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये कि ये मैं ना मानू जो है ना, ये क्यों नहीं मान रहे? तो झगड़ा साहब से पूछेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, उन्होंने कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो मखसूस नशस्तों वाले अरकान का हल्फ नहीं कराएगी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस नहीं होंगे। इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था मखसूस नशस्तों के हवाले से, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने अब कहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि अब आप मखसूस नशस्तों वाले लोगों का हल्फ कराएं, उनको असम्बली का रुकन बनाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट इलेक्शन हैं उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये लेटर अगर आप देखें जो लिखा गया है, इसका आखिरी पैराग्राफ ये है, उसमें कहा है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट रेफर्ड हियर इन अबव, द कमीशन शैल बी कंस्ट्रेन्ड टू पोस्टपोन द सेनेट इलेक्शंस। अब मेरा तैमूर झगड़ा साहब आपसे सवाल यह है कि आप इसको अदालत में लेकर गए थे, अदालत ने ऑर्डर कर दिया, आप अदालतों के ऑर्डर को मानने का दावा करते हैं कि जी हम अदालतों का ऑर्डर मानते हैं, फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों वाले जो अरकान हैं उनको उनका हल्फ क्यों नहीं करा रहे? दो बातें हैं, जरा मैं 1 मिनट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले पे जो है वो थोड़ा और बोलूंगा क्योंकि इतना जरूरी है। देखें, मैं बात सुन रहा था और मेरे ख्याल में एहसान साहब ये कह रहे थे कि शायद ये भी बीच में इन्वेस्टिगेट होगा। शायद लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि खत मिसकॉन्डक्ट में आता है या नहीं। वैसे देखिए, बड़ा जो है वो अजीब टाइम नहीं आया कि जिनके बेडरूम में कैमरे लग रहे हैं और जिनको गवर्नमेंट ऑपरेटिव्स इंटिमिडेट कर रहे हैं वो मिसकॉन्डक्ट में नहीं आता, लेकिन उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना मिसकॉन्डक्ट में आता है। ठीक है, और ये वाइड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रहा। जो अटैक्स जुडिशरी पे ये पीटीएम की गवर्नमेंट में हुई है, जब भी पेशावर हाई कोर्ट में कोई भी इंसाफ पर मबनी फैसला आता, पेशावर हाई कोर्ट पर अटैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज अगर कोई इंसाफ पे मबनी फैसला देते, उन पे अटैक। ये एक कंसिस्टेंट थीम रहा है। 15 मई को शायद या 16 मई को जेयूआई के जत्थे जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे तकरीबन अटैक दूसरी बार कर चुके थे, याद है ये सारा कुछ। और फिर जब ये सारा कुछ आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें, जिस कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2017 के धरने का फैसला दिया, या फिर जो उन्होंने अभी शौकत सिद्दीकी का ही फैसला दिया, तो फिर मेरे ख्याल में जो ग्रेविटी होती है इल्जामात की, उसके मुताबिक ये 1 मैन रिटायर्ड कमीशन नहीं है। जब आप 1 मैन रिटायर्ड कमीशन की तारीख देख लें, जो सेनेट के इलेक्शंस की बात है, उस पे सिंपल सी बात है जी। आप पहली चीज तो ये देख लें कि पीटीआई में किसी ने पेशावर हाई कोर्ट की तनकीद नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को ये सराहना चाहिए कि एक हाई कोर्ट कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से उसके सामने फैक्ट्स आते हैं वो फैसले दे। उस फैसले से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन किसी ने तनकीद नहीं की। दूसरी चीज अगेन यहाँ पे आयरनी ये है कि कोर्ट्स वो लोग जा रहे हैं जिनका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राना एहसान साहब को भी पता है, शैला रजा साहिबा को भी पता है कि उनका कोई हक ही नहीं बनता रिजर्व सीट्स का। मतलब ये लेकिन सर पेशावर हाई कोर्ट के तो आप गए थे ना, उस ऑर्डर की कंप्लायंस अब क्यों नहीं हो रही? सवाल ये ना बुनियादी। मैं कहता हूं उसकी हिस्ट्री एक तरफ, अगेन उसकी भी सबसे बड़ी आयरनी यही है कि इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानती, आज उनको पेशावर हाई कोर्ट याद आ गया, लेकिन आई एम श्योर कि अमल दरामद इलेक्शन कमीशन के फैसले पे हो जाएगा और कानून का अमल दरामद इलेक्शन से पहले हो जाएगा। ये फर्क आप देख लें। सही, ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो शैला साहबा, अब मेरा इस सवाल आपसे फिर ये होगा कि अभी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हुआ, उस वक्त मखसूस नशस्तों के अरकान नहीं थे, स्पीकर का इंतखाब हुआ, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, प्रेसिडेंट का इंतखाब हो गया, तो अब ऐसी सूरत हाल में ये सेनेट का इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों वाले अरकान होने चाहिए? देखिए, सारी जगह पे जब ये चीज़ें चल रही थी तो इसमें आला हाउस जो है ना, मतलब सुपीरियर हाउस जो है, आपका सुपीरियर पार्लियामेंट जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका तमाम जगह के लोगों की एक हाउस पूरा होना चाहिए। गो के सदर के इंतखाब के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त ये इलेक्शन का मसला जो था, ये सेनेट के इलेक्शन का मसला जो है वो नहीं आया था। अब सेनेट के इलेक्शन का जो वक्त आया है तो इसमें तो आपका हाउस पूरा ही होना चाहिए ना। इलेक्शन सेनेट का ही हो रहा है, अगर सेनेट ही पूरी नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसमें तो आपको सेनेट के अंदर आपको कार्रवाई पूरी डालनी है ना, गिनती पूरी करनी है ना, आपने सेनेट की कंप्लीट करना है ना।
उसमें तो आपको सिंपल नहीं, तो मेजोरिटी से मगर भी देखें ना, आप जीत जब जाएगा। आप कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों के लोग पूरे नहीं थे तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो गया, प्राइम मिनिस्टर तक का इलेक्शन हो गया। उसमें जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो भी कम हो जाता है। और मिसाल के तौर पर गवर्नर पंजाब जो थे वो नहीं पहुंच सके थे डिप्टी स्पीकर इलेक्शन में, लेकिन आपने सेनेट के वक्त अपने हाउस को पूरा करना है, आपको सेनेट को पूरा करना है कि आपका पूरा जो हाउस का एक है तादाद मेंबर्स की वो पूरी हो, तो आपको इसमें हर हाल में सारे लोग चाहिए। ठीक है, चलिए सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपका पॉइंट आ गया, मगर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूं। तैमूर झगड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम इस पहले हिस्से में तो शेर अफजल साहब जरा डिस्कशन कर रहे थे जो आज कमीशन बनने का फैसला हुआ, उस पर मैं आपकी राय बाद में लेता हूं, लेकिन पहले अब हमारी डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप वहां पर मखसूस नशस्तों का खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगर आप नहीं कराएंगे हल्फ तो फिर सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पोस्टपोन कर दिया जाएगा। शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन हल्फ तो हम कराएंगे, इसका तो जवाब मैं अफर्मेटिव में दूं। अच्छा, कब? जब भी इजलास होगा। अच्छा, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको बड़ी पड़ी है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की तामील की। ये अगर कोई पेशावर हाई कोर्ट खुदा न खास्ता उसके फैसले की हुक्मदूली होती है तो हाई कोर्ट के पास अपनी कंटेम्प्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो अपने आर्डर पे अमल दरामद करवाना जानती है। इलेक्शन कमीशन लग गई कि जी वो जो हाई कोर्ट का आर्डर है इसको अमल दरामद करने के लिए ये करें, वरना साथ में थ्रेट भी दे दिया। कुछ ही अरसा कबल, महीना कबल, इसी पेशावर हाई कोर्ट ने रिजर्व सीटों पर स्टे दे दिया था हल्फ लेने से, और कौमी असम्बली में हल्फ दिया गया। उस वक़्त न तो कोई लेटर जारी हुआ इलेक्शन कमीशन से, न स्पीकर को कहा गया कि आप इनसे हल्फ न लें, और न कोई एडवाइजरी जारी हुई। अब जब हमारे खिलाफ हालात पैदा हो रहे हैं तो उनको याद आ गया कि नहीं, ये एडवाइजरी, ये अगर इलेक्शन कमीशन जो है, और ये बिल्कुल ये आर्डर जो है, ये लेटर जो जारी किया है, ये कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि असम्बली के पार्लिमानी बिजनेस में मदाखलत करें। ये स्पीकर, ये असम्बली का बिजनेस है कि कब इजलास होना है, एक मिनट जी, कब इजलास रिक्विजिशन होना है, कब इजलास, और इजलास का एजेंडा, जिस तरह हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने भी तजावुज किया है। वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी बिजनेस के हवाले से अदालती दायरा इख्तियार का जायज़ा लेते हुए ये करार दिया है कि अदालती जो बिजनेस, जो असम्बली का बिजनेस होता है या असम्बली के अंदर, उस पे जो है कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो इंतहाई महदूद है। ये इस तरह ब्लैंकेट आर्डर जारी करना में मुझे समझ नहीं आ रही है कि पेशावर हाई कोर्ट में ये जब आर्डर जारी हुआ जी, बहरहाल अब तो आर्डर हैं, जारी हो गए हैं, और अगर केपी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन की ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हमें ये डायरेक्शन दे के इनका हल्फ कराएं, नहीं, और उसके बगैर इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। तो ये इनका, ये इस तरह की लैंग्वेज इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल नहीं। लेकिन सर उन्होंने सेनेट का इलेक्शन कराना है, वो नामुकम्मल ईवान से कैसे करा सकते हैं? नहीं, वो किस तरह नामुकम्मल? अभी जब हम कह रहे थे कि हमारी ख़वातीन का वोट जो है वो हल्फ नहीं लिया गया है तो वज़ीर आज़म के इलेक्शन न कराएं, मैंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पिटीशन दायर की है, उसमें स्टे मांगा था जी। केस मेरा अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है, तो लिहाजा मैं यही अर्ज कर सकता हूँ इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है। कोई इख्तियार इनके पास नहीं है कि असेंबली को ये बताएं कि आपने ये करना है, ठीक है, इस तरह करना है। राणा साहब, पहले नामुकम्मल ईवानों से वज़ीर आज़म बन गया, स्पीकर बन गया, डिप्टी स्पीकर बन गया, अब यहाँ पर नामुकम्मल ईवान से सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा।
देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो ये कि जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन या स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, जो पेशावर हाई कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो KPK की हद तक है, तो वहाँ तो जो है वो फॉलो हुआ ना, जो स्टे था वो फॉलो हुआ उनकी असेंबलीज में और उसकी कोई वायलेशन नहीं हुई। जहाँ उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी तो मामलात कानून और आइन के मुताबिक जो है बिल्कुल आगे बढ़े, तो ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल सेनेट का इलेक्शन है। सेनेट का इलेक्शन तो देखें, सेनेट के इलेक्शन के कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन है वोटर? सेनेट के इलेक्शन के वोटर सारे KPK की असेंबली है, बलूचिस्तान की है, पंजाब की नहीं, है। मगर तो साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सेनेट का इलेक्शन करवाए। अब देखें उसमें वो डायरेक्शन नहीं दे सकता कि KP सुने ना, देखें इनका जो मौकफ था तब तक कोई उस चीज पे फैसला नहीं हुआ था कि इनको रिजर्व सीट्स मिलनी है नहीं मिलनी, तो कोई उसमें रुकावटें थी। अब तो जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया 4-1, तो अब तो कोई रुकावट ही नहीं है ना। अब तो ये ना चाहते हुए भी इसको रोक नहीं सकते, अगर रोकेंगे तो कंटेम्प्ट लगेगी इनके ऊपर। तो इस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना जो सेनेट का इलेक्शन है उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन करा सकता है। इसमें एक बात है, बड़ी सिंपल सा ये मैं एक अर्ज कर दूं, ये राणा साहब जो बता रहे हैं ना, कंटेम्प्ट की इनको बड़ी फिक्र है। खुद जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये 14 मई को इलेक्शन करा दे, तो कंटेम्प्ट से डर के इन्होंने इलेक्शन करा दिया था। ठीक है ना जी? ठीक है, इन्होंने थोड़ी कराना था, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराना था। नहीं, लेकिन अब आपने अच्छा वो फंड किसने रोके थे? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसकी थी जिन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के फंड ही नहीं देते हैं? और वो कौन था वज़ीर आज़म जिसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सकता? वो कौन था वज़ीर दाखिला जिसने कहा था कि ये फैसला जो है वो कानून के मुनाफी है, जबकि वो फैसला आगे चैलेंज भी नहीं हो सकता? वैसे चले मैं सायरा बानो के पास जाना चाह रहा हूं, मगर मुझे मुख्तसरन बता देंगे इस फैसले को, मरवत साहब आपने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में? ये तो KP गवर्नमेंट का काम है और मैं इस मामले पे अपडेट नहीं हूँ, पार्टी का काम है ना। हाँ, लेकिन एक चीज मैं अर्ज कर दूं, मैं दोबारा रीटरेट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन अपने काम से काम रखें, और अपने काम से काम रखने के बजाय इन्होंने तो बीच चौराहे ही वो अपना क्या बोलते हैं उसको जो पोड़ दिया। इन्होंने जिस तरीके से 9 फरवरी को अपने लगाए गए रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान में नई इस्लाहत मुतारफ करा दी, नया कल्चर मुतारफ करा दिया। और ये मेरी बहन है सायरा बानो, ये खुद भी इसकी विक्टिम है। ये जीती हुई जो है फॉर्म 47 पे उस दिन जिस शो में बैठे होते हैं, दाएं बाएं फॉर्म 47 वाले MNAs बैठे होते, उस कल्चर के तहत ये अपनी सीट निकाल गए। उस कल्चर के तहत मरवत साहब अपनी सीट निकाल गए। मैं सीट जिस तरह निकाला हूं वो माई के लाल ही निकाल सकते हैं। KPK में मेजॉरिटी इनकी सीटें निकल आई उसी कल्चर के तहत। अच्छा, तो जाने दें, जहां हार गए आपका बस चला नहीं ना। नहीं बस की बात नहीं है, जिधर जीत गए वहां सुभान अल्लाह, जहां हार गए वहां रोना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत सुनगुन हम भी लेते हैं भाई, अगर आप नून की तरफ से कोई जिम्मेदारी रखते हैं, वैसे सुनीद हैं कि भाई लोग आपको भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में ला रहे हैं, अल्लाह करे आप हो जाए, तो अगर आप कुछ जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आए पंजाब और KP के तमाम हल्के खोल देते हैं। सही खोले, ओपन नहीं, मैं कहता हूँ ओपन चैलेंज है। आप तमाम खोले, तमाम हल्के खोलें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से खुलवाएं, इलेक्शन कमीशन से खुलवाएं, अदालतों से खुलवाएं, कौन रोक रहा है आपको? जाए खुलवाएं, अपने बात कौन रोक रहा है? आ जाए अपने हल्के खोल दो, हमारे खोल दो, आपके हल्कों से मरियम नवाज हारेगी, आप नवाज शरीफ हारेगा, शहबाज शरीफ हारेगा, ख्याल है ना जी? नहीं सर, सायरा बानो साहब की तरफ बात जाऊं, सायरा साहबा, लेकिन इसमें मसला ये है कि जावेद लतीफ जब कहते हैं कि जी मेरा हल्का 114 खोलें, तो फिर उनको कहा जाता है कि 130 भी खुलेगा, तो वो कहते हैं कि नहीं फिर मेरा भी ना खोलो, हालांकि उनको कहना चाहिए कि नहीं 130 भी खोलें आप। तो ये तो पिक एंड चूज करके तो हल्के नहीं खोले जा सकते। सही कह रहे हैं। अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में अभी क्यानी साहब बैठे हुए थे नून वाले, ये जावेद लतीफ साहब या बाकी शायद खाकान अब्बासी है, इन सब के बयानात को तो पार्टी का बयान भी नहीं समझ रहे और कह रहे हैं कि पार्टी को इनको अलहदगी का मतलब जो नोटिस होता है वो देना चाहिए। तो वो फिर मैंने बोला कि ठीक है, इनके नाम के साथ चैनल वालों को भी पाबंद करे कि नून ना लिखा जाए।
कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून कि अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी तो आपके सामने ऐसे ही है जिस हपड़ तपड़ में लोगों ने जिताया लोगों को। अभी शेर अफजल भाई बता रहे थे कि जैसे सीट इन्होंने निकाली है, बस मेरे भी यहाँ पर इन्होंने भरोसा नहीं किया। वही बात है कि हम लोग, हमारी पार्टी इसी में फंसी रही कि मुल्क के वसी तर मुफाद में जमहूरियत डिरेल ना हो, ये पूरा चला, इसको सब, इस अमल को सबूताज नहीं करना चाहिए। और भाई जब यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई डंडी मारता है तो फिर हम भी डंडा मारने में भक्त बजाने में। ये शहाबनामा में बड़ा मजे का एक फिक्रा था कि अगर कोई डंडी मारता है तो आप डंडा मारने में, हक बजाने में। तो बस ये आपके सामने ही है कि जिस तरीके से जितवाया गया, और अब ये राणा साहब मान नहीं रहे कि 17 और 23 सीटें, और फिर अगर भाई इतना है तो बोले, जावेद लतीफ साहब बोलते ना कि खोलो, अगर ऐसी बात थी कि जाहिर है वो तो वहां के महबूब कायद हैं, खोलिए हल्का और बताएं कि ताकि जो ये एक धब्बा लगा हुआ है उस धब्बे को हम धो लें। शायरा साहब, अब ये सेनेट इलेक्शन का क्या बनेगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने हल्के को खुलवाना चाहता है तो वह अपने हल्के का जिम्मेदार है। वो ये नहीं कहेगा कि जी फलां कभी हल्का खोल दो, जो दूसरा आदमी है वो जिसको जिस हल्के में मसला है वो खुलवाए। हमें अच्छी तरह याद है कि एक ज़माना था तो PTI चेयरमैन कहते थे कि अयाज सादिक स्टे के पीछे छुप रहा है, स्टे के पीछे छुप रहा है, लेकिन फिर जब उसी के बाद उनका अपना वक्त आया तो उन्होंने भी हद से ज़्यादा स्टे लिया और अपना हल्का खुलने नहीं दिया। तो जो जीत जाता है ना वो फिर हल्का खुलने भी नहीं देता है, और जो हार जाता है वो हमेशा यही कहता है कि हार गलत होती है। अब जहाँ तक सेनेट इलेक्शन की बात है तो अगर सेनेट के इलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स इलेक्शन कमीशन की हैं उस पर अमल नहीं किया गया तो मैं बहुत ज़्यादा तजिया निगारों को सुनती भी हूँ, तो ये बात भी सामने आई है कि फिर हो सकता है कि गवर्नर राज का भी एक ऑप्शन आए। वो क्या अभी इतना आसान नहीं है, गवर्नर राज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में इसको पहले प्रोविंशियल से लेना पड़ता है। एक मिनट में बात पूरी कर लूं। इसको पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही पास कराना पड़ता है, वहाँ के असेंबली से, और ये 18वीं तरमीम के बाद कोई आसान बात नहीं रही है। लेकिन फिर एक ऐसा भी वक्त आ सकता है कि अगर आईनी तौर पर अमल नहीं किया जा रहा कानून के तकाज़ों के मुताबिक आइन के ऊपर, तो फिर इसको एक सेशन असेंबली का बुलाकर और वो कहीं से रास्ता निकाला जाता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मसला सीधे रास्ते आपने तलाश करके रखे हुए हैं, ठीक है। आखिरी मरतबा वैसे पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर किसी हुकूमत, किसी जमात ने या किसी हुकूमत ने गवर्नर राज लगाया था तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही सलमान तासीर साहब को लगाया। मैंने कहा कि मैंने नहीं गवर्नर राज की बात नहीं रास्ते देखे, मैंने तज्जिए सुने लोग। जी ठीक है जी जी, ये आसान सा इलाज है। ये कभी फार्म 47 में चुपते हैं, जरूरत क्या है, दूसरों का तो हक ही नहीं है सांस लेने का। 2 साल से जो ये कर रहे हैं, गवर्नर राज लगाए, क्योंकि KP में PTI की हुकूमत जो है जो बादिल नाख्वास्ता रह गई, और वहाँ के आलात की वजह से शायद फार्म 47 का इतना वसी पैमाने पे चोरी किया जाना मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो अब जो ये फरमा रहे हैं कि गवर्नर राज लगा दें, वैसे पीपल पार्टी वालों के मुंह से ये बात सुन के मरवा साहब, मैंने आपको एक जमाने में पीपल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती, जमहूरियत की, वफाक की अलामत हुआ करती थी, और अब पीपल पार्टी के लीडर कहते हैं कि जी ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हैरत तो तब होती है और कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं कि बलूचिस्तान में भी जरदारी साहब के फलसफे की वजह से बलूचिस्तान में कर रही है कि नहीं, मैंने अपनी राय नहीं दी, मैं तो तज्जियाकारों की राय सुन रही हूं कि हमारी हुकूमत है ही नहीं, हम कैबिनेट में है ही नहीं। ये भी सुन लेना, ये जो भी आपने बात की, तो जज साहबान का कमीशन जिस पे आज लॉ मिनिस्टर ने धमकी दी है कि जी ये कंडक्ट पे भी जाएगा, इस पे मैं एक छोटी सी बात कह दूं। सिटिंग 6 जज हैं हाई कोर्ट के जी, और बड़े नेकनाम और अच्छे जज हैं, पूरा इस्लामाबाद और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी इन जज साहिबान को जानती है। इन 6 जज साहिबान ने अपने साथ जो ज्यादती इनके साथ हो रही है उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है,
अपने डॉक्यूमेंट्री लेटर्स के हवाले भी दिए, ये भी बताए किस वक्त पे किस चीफ जस्टिस को ये बताते गए, अपने चीफ जस्टिस को, बंदियाल साहब को, कादी फाइजीसा साहब को, जो सीनियर प्यूनी जज थे उस वक्त जी। अब आके जो है लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि हम इन सिटिंग जज साहिबान की इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए एक रिटायर्ड जज को जी सिंगल वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत मुकर्रर करते हैं। रिटायर्ड जज साहब जो होता है, मैं चूँकि खुद इस फ्रेटर्निटी से रहा हूँ और बहुत सारे जज साहिबान जो रिटायर्ड हैं हमारे दोस्त अहबाब में हैं, बदकिस्मती से उनको अपने पोते के खतने की तकरीब पे भी इनवाइट नहीं करते हैं घर वाले। और ये सिटिंग जज साहिबान की इंक्वायरी जो है वो रिटायर्ड जज से करवा रहे हैं, यानी वो जज साहब आके मैदान मारेगा और बताएगा कि ये वो लोग हैं। इन्होंने क्यों नहीं बता सकता? नहीं, ये जब कमीशन बनाते थे तो ये किसको बिठाते थे? ये रिटायर्ड जजेस को नहीं बिठाते थे। और एक आखिरी बात देखें, बात इन्होंने मिसकॉन्डक्ट की ना कि आजम नदीर तानर ने कहा कि मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है। भाई इनके दौरे हुकूमत में तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी पे मिसकॉन्डक्ट करा के उसको नौकरी से फारिग कर दिया था। क्या इन्होंने चू भी की, उफ भी किया? इन्होंने तो तालियां बजाई, इन्होंने तो खुशी मनाई। आज ये हमने बात कर दी मिसकॉन्डक्ट की, ये तकलीफ दे हो रहे, इत्तेफाक करता हूँ। आप ये मानते हैं ना कि शौकत अजीज सदीकी के साथ ज्यादती हुई थी? मानते हैं, साबित हो गया ना, आप मानते हैं ना? बिल्कुल। किसने की थी ज्यादती? देखिए वो तो वक्त ने आपकी हुकूमत थी, बिल्कुल आपकी हुकूमत थी। नहीं, उनके साथ तो ज्यादती वो किस चीज पे तिल मिला उठे थे? वो क्या कह रहे थे, क्या तकरीर की थी उन्होंने हिंदी में? बिल्कुल वो इन जज साहिबान को तो शौकत अजीज सदीकी साहब के फैसले से जो है ज्यादा इंसेंटिव मिला और तभी जाके इन्होंने लेटर दिया और लेटर में 3 दफा इस फैसले का हवाला दिया है। शौकत अजीज सदीकी साहब और इससे पहले भी और आज तक इस पे कुतब लिखे जा चुके हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एजेंसियों का एक कलीदी किरदार रहा है। सही है मरवा साहब, ये क्वेश्चन वैलिड है या इनवैलिड कि क्या जजेस ने खत लिख के मिसकंडक्ट तो नहीं किया? ये सवाल सही है या नहीं? यानी कि अगर कोई शख्स जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए कि जी आप ये कर रहे हैं, मुझे एक छोटा सा गिल्ला जरूर है, अगर ये काम मैं कर रहा होता जिनकी निशानदेही या इल्ज़ाम जज साहिबान ने कुछ लोगों पे की है और अगर मैं बैसियत एक फ़र्द कर रहा होता तो ये कानून की ज़बान में इसको क्या कहते? तवीन अदालत। तो लिहाजा फाजिल जज साहिबान को रिटायर्ड जज से दादरसी लेने के बजाय खुद ही उनको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करने चाहिए थे। ये क्या बात हुई कि जनाब वो किसी एजेंसी के लोग हैं तो बस आप पहलू तय करें? कानून है, आसमान गिरे या जमीन फटे, सबके लिए एक होना चाहिए। ये कोई बात ही नहीं है कि मैं ये कहूं कि और ये इंस्टीट्यूशनल मामला जब आप अपने रिट को एस्टेब्लिश करने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे देखेंगे और हिम्मत के लिए देखेंगे, हिम्मत आपके अंदर। और ये जो जज साहिबान हैं, बाबर सत्तार साहब की मिसाल हमारे सामने है, बड़े मुस्तहकम लोग हैं। मैं तो समझता था कि पहले मरहले पे इनको खुद ही इन लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए था। कानून की कौन सी शिक इनको रोक सकती? सही है। वैसे अब तो कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली हाल ही में हुई है कि अगर किसी जज पर कोई इल्जाम लग रहा है तो वो उसका जवाब भी दे सकता है। तो लेकिन पहले इसमें अब एक मसला जज साहब ने इल्जामात किन पे लगाए हैं? जज साहब बयान ने इल्जामात लगाए हैं एग्जीक्यूटिव पे। ये सारी एजेंसियां, ये गवर्नमेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव के जुमरे में आते हैं। मुकन्नना, एग्जीक्यूटिव और अदलिया, ये 3 पिलर हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे पार्लिमानी निजाम में। तो लिहाजा अब अदलिया के लगाए गए इंतजामिया के खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी इंतजामिया खुद कर रही है। ये भी कानून और इंसाफ के मुसद्दे का। इसमें एक एतराज ये भी उठ रहा है सायरा बानो साहिबा के जजेस ने 13 महीने पहले कुछ एक स्टेटमेंट्स आई हैं लोगों की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, कि जी 13 महीने पहले क्यों नहीं खत लिखा और अब लेट क्यों लिख रहे हैं। अगरचे उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, मगर आप इस एतराज को कैसे देखते हैं कि ये खामोश क्यों थे? इन्होंने तौहीन अदालत क्यों नहीं किया उन इदारों को, या जिन लोगों से उनको शिकवा था उनको बुला सकते थे? जजेस की पावर में है, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया। वो देखिए, अब तो वो क्या कहते हैं कि अब उनकी की भी इनको कहा लगेगी, बस ठीक है हो गया। यहाँ पर तो होते, आपको पता है कि यहाँ पर तो जो हम पहले कभी नाम भी नहीं लेते थे और अब जिसको देखें तो वो नाम लेते हैं कि जनरल बाजवा को बुला लो, जनरल फैज को बुला लो। पहले नाम भी नहीं होता था, सिर्फ इशारे होते थे ऐसे ऐसे करके। तो बस ठीक है, उन्होंने हौसला कर लिया है, खौफ का बुत तोड़ दिया है।
इंसान का जमीर जाग गया है, जरूरी थोड़ी है कि आप लोग ही जमीर जगाते और सुलाते रहे, मैं दूसरे लोगों को बोल रही हूँ। तो इसके ऊपर साफ तहकीक होनी चाहिए। मैं तो बड़ी कल से बड़ी अफसुर्दा हूँ कि मतलब इस मुल्क में जहां हमारे जिन जजेस के पास हम इंसाफ लेने के जाते हैं वो अपना इंसाफ मांग रहे हैं, और मैं बारहा कहती हूँ कि सब बातें एक तरफ, लेकिन इसके ऊपर साफ शफाफ तहकीक होनी चाहिए। और मैं क्या कह सकती हूँ अब करने को, तो अब ये कोई भी एतराज मैं कह तो नहीं हूँ कि माफ कर दीजिएगा, ये चंद हमारे जय्यद सहाफी भी इन सब सफों में शामिल हैं और उसके बाद इस किस्म के एतराजात कर रहे हैं। जो चीज सही हो गई है वो आगे ऐसे मुस्तरद नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, शेर जमरवा साहब, राना साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।